वार्डन मिलर रिको के जेल सेल में जाता है, जो एक खतरनाक अपराधी है। रिको के पास एक बहुत ही खास बंदूक और कैमरे होते हैं जो उसकी सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। मिलर उसे एक छोटे बॉक्स में एक रिपोर्ट और रिको के बैज की एक प्रति देता है। रिको उस बॉक्स को खोलता है और उसमें एक छोटी पिस्तौल होती है। वो जल्दी से मिलर को गोली मार देता है। सुरक्षा गार्ड्स इस दौरान कुछ समझ नहीं पाते और रिको भागने में सफल हो जाता है। इसके बाद वह एक बड़ा लड़ाकू ड्रॉइड पाता है और उसे फिर से सक्रिय करता है ताकि वह अपनी अगली योजना के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। कहानी की शुरुआत फर्गी के मेगा सिटी लौटने से होती है। एस्पेन कॉलोनी में 6 महीने की सजा काटने के बाद वह एक शटल से हेवनली हेवंस नामक क्षेत्र में पहुंचता है। यह क्षेत्र आधुनिक उड़ने वाली गाड़ियों और गगनचुंबी इमारतों से भरा है, लेकिन फर्गी को अपने अपार्टमेंट की जगह दंगों, गिरोह की लड़ाई और अराजकता देखने को मिलती है। फर्गी अपने पुराने अपार्टमेंट में लौटता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहां अब गैंगस्टर रह रहे हैं। ये गैंगस्टर सड़कों पर गोलीबारी और विरोधी गिरोह के सदस्यों पर हमले कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर और ज्यादा अफरा-तफरी मच जाती है। इस बीच जज हर्शे और नया प्रशिक्षु जज ब्रिस्को हालात को काबू में करने के लिए पहुंचते हैं। हर्शे को स्थिति नियंत्रण से बाहर लगती है और वह तुरंत अन्य जजों से मदद मांगती है। तभी जज ड्रेड वहां पहुंचता है। ड्रेड अपने हेलमेट में लगे वॉइस एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर गिरोह के सदस्यों को सरेंडर करने का आदेश देता है, लेकिन बदले में उसे गोलीबारी का सामना करना पड़ता है। बिना समय बर्बाद किए ड्रेड हर्शे और ब्रिस्को को अपनी योजना के अनुसार संगठित करता है। गिरोह के सदस्य तेजी से प्रतिरोध करते हैं। फर्गी ने पास खड़े एक डिलीवरी रोबोट को देखा और उसे हैक करके उसके अंदर छिप गया। उसी समय ड्रेड और बाकी जज गिरोह के ठिकाने पर पहुंचते हैं। ब्रिस्को, जो खुद को साबित करना चाहता था, एक और कमरे का दरवाजा खोल देता है। वो उनसे भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें पहले गोली मार दी जाती है। गिरोह का एक सदस्य ब्रिस्को की गिरी हुई बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक केवल ड्रेड के डीएनए पर काम करती है। हर्शे ब्रिस्को की लाश उठाती है और ड्रेड उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। हालांकि ड्रेड की गंभीर और भावनाहीन शैली के कारण हर्शे उसे नज़रअंदाज कर देती है। ड्रेड को तभी डिलीवरी रोबोट दिखता है। वो उसे रुकने का आदेश देता है और गिनती शुरू करता है। फर्गी अंदर से दरवाजा खोलता है और ड्रेड को धन्यवाद देता है, लेकिन ड्रेड उसे तुरंत अवैध रूप से रोबोट हैक करने के लिए गिरफ्तार कर लेता है। उसी रात जजों का बोर्ड एक बैठक आयोजित करता है। इस बैठक में शहर की बढ़ती अपराध दर पर चर्चा होती है। जज ग्रिफिन का मानना है कि अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए कड़े बल का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन जज फॉगो शांतिपूर्ण समाधान की बात करते हैं और कहते हैं कि जनता को डराने से बेहतर है कि अपराध कम करने के अन्य तरीके ढूंढे जाएं। बैठक के बाद जज फॉगो ड्रेड से गिरोह के सदस्यों के मारे जाने के बारे में सवाल करता है। ड्रेड ने फॉगो से कहा कि ये घटनाएं अपरिहार्य थीं। फॉगो ने फिर ड्रेड को आदेश दिया कि वह युवा कैडेटों को नैतिकता सिखाए ताकि वे अपनी आगामी ड्यूटी में सुधार कर सकें और उनके आचार विचार में बदलाव हो सके। अगली सुबह वार्डन मिलर रिको के जेल सेल में जाता है, जो एक खतरनाक अपराधी है। रिको के पास एक बहुत ही खास बंदूक और कैमरे होते हैं जो उसकी सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। मिलर उसे एक छोटे बॉक्स में एक रिपोर्ट और रिको के बैज की एक प्रति देता है। रिको उस बॉक्स को खोलता है और उसमें एक छोटी पिस्तौल होती है। वह जल्दी से मिलर को गोली मार देता है। सुरक्षा गार्ड्स इस दौरान कुछ समझ नहीं पाते और रिको भागने में सफल हो जाता है। इस बीच ड्रेड अपनी अकादमी के कैडेटों को ये सिखा रहा होता है कि एक न्यायाधीश के लिए निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब वे हथियार का इस्तेमाल करते हैं। हर्शे ने ड्रेड से कहा कि उसे कैडेटों के प्रति थोड़ा अधिक भावुक होना चाहिए और पूछा कि क्या वह उनके साथ दोस्ती भी करता है। ड्रेड ने जवाब दिया कि उसने एक दोस्त को अपने अतीत की वजह से गिरफ्तार किया था और उस घटना से वह कुछ सीख चुका है। रिको फिर एक कचरा निपटाने वाले को मारकर उसकी जगह ले लेता है ताकि वह नजरों से छिप सके। रिको एक मोहरे की दुकान पर जाता है जहां उसे एक जज की बंदूक मिलती है। दुकान के मालिक ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने उस बंदूक को छुआ तो वह खुद मारा जाएगा, लेकिन रिको ने उस बंदूक को सक्रिय किया और मालिक को मार डाला। इसके बाद वह एक बड़ा लड़ाकू ड्रॉइड पाता है और उसे फिर से सक्रिय करता है ताकि वह अपनी अगली योजना के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। एक रात एक गार्ड ने ड्रेड का रूप धारण किया और वॉर्डिस हैमंड के परिवार को मार डाला। अगले दिन ड्रेड को वॉर्डिस हैमंड के परिवार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास वीडियो सबूत था। हर्शे, जो कानून का जानकार था, ने गवाही दी कि यह साबित नहीं कर सकता कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति ड्रेड ही है, लेकिन उसने ये भी कहा कि ड्रेड ने हथियार और गोला बारूद छिपाए थे और उनका डीएनए उसे इस कृत्य का दोषी साबित करता था। इसलिए ड्रेड को मौत की सजा सुनाई गई। जज फॉगो ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने न्याय परिषद से ड्रेड की मौत की सजा को कम कर उसे एस्पेन दन कॉलोनी में आजीवन सजा देने की अपील की। परिषद ने उनकी बात मानी और फॉगो ने मेगा सिटी छोड़ दिया। अगले दिन ग्रिफिन नए मुख्य न्यायाधीश बन गए। ड्रेड को एस्पेन भेजे जाने वाला शटल अब उड़ रहा था और उसके बगल में फर्गी बैठा था। फर्गी ने ड्रेड से पूछा कि ड्रेड को कैसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ड्रेड ने इसे पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया बताया।
फर्गी ने फिर पूछा कि जज कैसे गलत हो सकता है। इसी दौरान अचानक एंजल परिवार ने शटल पर रॉकेट लॉन्च किया और शटल के 2 पायलट घायल हो गए। एंजल परिवार ने ड्रेड और फर्गी को पकड़ लिया, जहां उन्हें बताने की कोशिश की गई कि वे नरभक्षी हैं। फर्गी ने बचाव किया कि वह देवदूत पंथ का विश्वास करने वाला है, लेकिन ड्रेड ने चेतावनी दी कि उन्हें खा लिया जाएगा। ड्रेड और फर्गी ने एंजल परिवार को अकेले हराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि चीफ ग्रिफिन ने खोज टीम भेजी थी। ड्रेड को पकड़ने के लिए जज फॉगो पीछे से हमला करते हैं और एंजल परिवार के एक सदस्य मीन मशीन ने ड्रेड के साथ भिड़ते हुए फॉगो के पीछे से छुरा घोंप दिया। हालांकि ड्रेड ने मीन मशीन पर हमला किया और उसे खत्म कर दिया। लड़ाई के बाद फॉगो ने ड्रेड को बताया कि वे दोनों, ड्रेड और रिको, एक विशेष परियोजना के परिणाम थे, जिसमें 2 आनुवंशिक रूप से परिपूर्ण शिशुओं को बनाया गया था, जो भविष्य के न्यायाधीश बनेंगे। एक बच्चा सही दिशा में गया, जबकि दूसरा, रिको, बुरी राह पर चला। इस बीच हर्शे ड्रेड के मामले की जांच कर रही थी। उसने कुछ खौफनाक तस्वीरें पाई, जो ये बताती थी कि ड्रेड का कोई परिवार नहीं था और उसने खुद को कभी किसी से जोड़ा नहीं। चीफ ग्रिफिन और रिको ने मेगा सिटी में अराजकता मचाई और कई जजों को मारकर परियोजना जानूस को फिर से जिंदा किया ताकि और जजों की प्रतियां बनाई जा सकें। ग्रिफिन ने परियोजना को जारी रखने के लिए अन्य नेताओं को मनाया और उन्हें रिको और उसके रोबोट से अपने विरोधियों को मारने के लिए भेज दिया। ड्रेड और फर्गी ने शहर में घुसने का तरीका खोजा। ड्रेड को लगा कि वे हीट वेंट के जरिए शहर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक विचार था। इस रास्ते में प्रवेश करने से पहले, ये कहते हुए कि उसने उसे गलत तरीके से जेल में डाला था। ये बातचीत ड्रेड को परेशान कर देती है, क्योंकि वो अतीत में कानून के प्रति बहुत कठोर और जुनूनी था। ड्रेड ने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में कभी माफी नहीं मांगी थी और सीधे आगे बढ़ते हुए फर्गी को मदद करने की कोशिश की। फर्गी गिर पड़ा था, लेकिन ड्रेड ने उसे उठाने में मदद की और साथ ही उसने गोली चलाई ताकि वे दोनों सुरक्षित हो सकें। वे न्याय के हॉल में पहुंचे। फर्गी ने ड्रेड की वर्दी और हथियार को देखकर आसपास के न्यायाधीशों का ध्यान खींच लिया। ड्रेड ने जल्दी से स्थिति को समझते हुए स्काउटिंग की और ग्रिफिन और बाकी मारे गए न्यायाधीशों को ढूंढ लिया। उसने रिको को भी देखा, लेकिन उसे रोक नहीं पाया क्योंकि वह ग्रिफिन के पीछे दौड़ रहा था। ग्रिफिन ने खुद को गोली मार ली। गार्ड जब ड्रेड को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े, तो वह अपनी पुराने वाहन की मदद से भाग निकला। फर्गी के साथ छिपने के लिए हर्शे के घर पहुंच गया। हर्शे ने उन्हें धमकी दी। ड्रेड ने हर्शे को बताया कि उसका एक भाई है, रिको, और वही इन सब घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। कुछ समय बाद रिको ने हेडन को प्रोजेक्ट जेनिस के प्रमुख वैज्ञानिक को अपने साथ मिलाने के लिए मनाया, जिससे वह चीफ ग्रिफिन को अपने हत्यारे रोबोट से मार सका। रिको ने बाद में क्लोन मशीन में अपने डीएनए का नमूना दिया ताकि न्यायाधीशों की एक बड़ी सेना तैयार की जा सके। ड्रेड, फर्गी और हर्शे ने रिको की बुरी योजना को रोकने के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर बढ़ते हैं। ड्रेड और उसके साथी क्षेत्र का जायजा लेने के बाद एक संकीर्ण सुरंग में पहुंचते हैं, जहां हत्यारा रोबोट उनका रास्ता रोकने के लिए खड़ा होता है। रोबोट हर्शे को पकड़ लेता है और फर्गी को गोली मार देता है। ड्रेड ने तुरंत रोबोट के हाथ पर गोली मारी। दरवाजे के पीछे रिको और हेडन दिखाई देते हैं। रिको अपनी बंदूक ड्रेड पर तानता है और धमकी देता है कि अगर ड्रेड ने उसका आदेश नहीं माना तो रोबोट हर्शे को मार डालेगा। रिको फिर ड्रेड को समझाता है कि अगर वे कानून को छोड़ दें तो वे मेगा सिटी के नए शासक बन सकते हैं। रिको ड्रेड को क्लोन सेना का प्रमुख बनने का प्रस्ताव देता है, लेकिन ड्रेड इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है क्योंकि वह अभी भी न्याय और सच्चाई की ओर बढ़ना चाहता है। रिको पूछता है कि अगर वे एक परिवार हैं तो ड्रेड ने उसे गिरफ्तार क्यों किया था। ड्रेड साफ साफ बताता है कि रिको ने कानून का उल्लंघन किया था और निर्दोषों की जान ली थी, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। रिको फिर कहता है कि परिवार को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। फिर रिको सिस्टम से कहता है कि वह धातु का दरवाजा खोलकर दिखाए, लेकिन जब हत्यारा रोबोट दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है तो वह अचानक रिको को गिरा देता है और गलती से उसे चेहरे पर चोट लगा देता है। फर्गी अपनी चोट के बावजूद रोबोट के केबल को निष्क्रिय करने में सफल हो जाता है, जिससे ड्रेड को अपनी बंदूक वापस लेने और गोली चलाने का समय मिल जाता है। वो फिर सिस्टम से कहता है कि क्लोन के पहले बैच को रिलीज कर दिया जाए। ड्रेड और रिको के बीच हाथापाई शुरू होती है और दोनों अपने हथियार गिरा देते हैं। इस बीच हेडन हर्शे से लड़ता है और उसे व्यस्त रखता है, जबकि क्लोन धीरे धीरे कंटेनरों से बाहर निकलते हैं। फिल्म की स्थिति में बदलाव आता है जब रिको सीढ़ियों पर चढ़कर ड्रेड से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेड उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच मुक्के चलने के बाद रिको फिर ड्रेड को एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां वे शहर के ऊपर लटकते हैं। रिको ड्रेड से कहता है कि उसके लिए न्याय सिर्फ मौत है क्योंकि उसने उसे और उसके परिवार को धोखा दिया। ड्रेड फिर अपनी बंदूक को सक्रिय करता है, जिससे वह एक फ्लेयर फायर करता है और रिको को खींचकर किनारे पर गिरा देता है, जहां वह अपनी मौत को यींग लेता है। जैसे ही वे इमारत से बाहर निकलते हैं, मेगा सिटी के लोग और बाकी न्यायाधीश खुशी से उनका स्वागत करते हैं और ड्रेड को नायक मानते हैं। इस कहानी का अंत यहीं हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।